वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं, अर्थात रक्त स्कंदन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम ब्लड का थक्का बनना ही कहलाता है। इसके लिए 13 स्कंदन कारक यानी कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर वर्क करते हैं। इनका संश्लेषण यकृत में होता है, यानी कि लीवर में इनका निर्माण होता है। प्लाज्मा में निष्क्रिय रूप में ये उपस्थित पाए जाते हैं। स्कंदन में मुख्यतः विटामिन के तथा कैल्शियम आयन की प्रमुख भूमिका होती है और ब्लड कोआगुलेशन के लिए विटामिन के की आवश्यकता तथा कैल्शियम आयन की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कैस्केड थ्योरी यानी कि मैकफार्लेन का विस्तृत डिटेल स्टडी करते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया है थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हैं वो क्षतिग्रस्त ऊतक तथा प्लेटलेट्स के वर्किंग सिस्टम पर बेस्ड हैं और प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने वाले होते हैं। लीवर में विटामिन के की उपस्थिति होती है, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति के साथ थ्रोम्बिन में बदल जाता है और फाइब्रिनोजन घुलनशील प्रोटीन के रूप में ये चेंज होती है फाइब्रिन प्रोटीन में, यानी कि ब्लड का क्लैंप या जालनुमा स्ट्रक्चर यहाँ से बनने का काम करता है। अब यहाँ पर 13 स्कंदन कारक का नेम दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। इनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम के 13 फैक्टर। पहला फैक्टर है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ फैक्टर कैल्शियम आयन है, फिफ्थ फैक्टर में प्रो एसिलरीन, सिक्स फैक्टर में एसिलरीन अमान्य माना गया है, सेवंथ फैक्टर प्रो कन्वर्टीन और एट्थ फैक्टर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जिसे AHF ए फैक्टर कहते हैं। इनकी कमी होने पर हीमोफीलिया डिजीज़ हो जाती है, यानी कि हीमोफीलिया ए के लिए ये जिम्मेदार हैं। नाइन्थ फैक्टर AHB एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी जिसे क्रिस्टमस फैक्टर भी कहते हैं और 10th फैक्टर है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 11th फैक्टर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन PTA कहा जाता है। 12th फैक्टर हैगमैन फैक्टर हैं और 13th फैक्टर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर FESF फैक्टर कहा जाता है। तो ये 13 स्कंदन कारक ब्लड को कोआगुलेट करने के लिए ही जिम्मेदार माने जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि रक्त का थक्का बनाने का काम फाइब्रिन का होता है, जिसमें कैल्शियम आयन की उपलब्धता पाई जाती है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रतिस्कंद स्कंदक यानी कि एंटी कोआगुलेंट थक्के को घोलने वाले कौन से हैं? तो थक्के को घोलने वाले हिपैरिन तथा हीरोडिन हैं। हीरोडिन जोंक से प्राप्त होता है और हिपैरिन और हीरोडिन से ही ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम यानी कि ब्लड कोआगुलेटेड पार्ट नष्ट किए जा सकते हैं, यानी कि थक्के को घोले जा सकते हैं। मार्केट में एंटी कोआगुलेंट के इंजेक्शन भी मौजूद होते हैं, जिनमें कुछ कृत्रिम एंटी कोआगुलेंट निम्नलिखित हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है और इससे स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन बनाए जाते हैं। ये रक्त के थक्के को घोलने का काम करते हैं। EDTA और वारफेरिन ये 3 प्रकार की कृत्रिम एंटीकोआगुलेंट हैं। स्ट्रेप्टोकोकस,
EDTA और वारफेरिन। ये कुछ वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चन हैं, जैसे रिवर ऑफ लाइफ, जिंदगी की नदी ब्लड को कहा जाता है, क्योंकि इसकी उपलब्धता में ही जीवन संभव होते हैं। लिम्फ यानी लसिका को मिडिल मैन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि रिवर ऑफ लाइफ क्या है, तो आप बताएंगे ब्लड, जिंदगी की नदी है, और लिम्फ या लसिका मिडिल मैन ऑफ द बॉडी है। लसिका से लसिका कोशिकाओं में और लसिका कोशिकाओं से लसिका वाहिनियों में। लसिका वाहिनियों का संरचना सिराओं के समान परंतु कपाट अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी कि लसिका सिराओं के समान ही लसिका वाहिनियों की संरचना है, लेकिन इनमें अधिक संख्या में कपाट उपलब्ध होते हैं। फिर लसिका वाहिनियों को बाएं बड़े भाग में थोरैसिक लेवल पे और दाएं थोरैसिक लेवल पे बांटा गया है। लसिका वाहिनियों में लसिका गांठें पाई जाती हैं, जिसे लिम्फ नोड कहते हैं, और लसिका गांठों से लसिका अंग का निर्माण। तो लसिका गांठें लिम्फ नोड या लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं। लसिका वाहिनियों के परिणाम स्वरूप लिम्फोसाइट का भी निर्माण होता है। और लिम्फ ऑर्गन्स में आपके प्लीहा, अस्थिमज्जा, पेयर्स पेचेस जो कि छोटी आंत में पाए जाते हैं, अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स, ये सब आते हैं। और लिम्फोसाइट का निर्माण करना, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाना लसिका अंग का कार्य होता है। तो लसिका अंग में आपके कौन कौन से अंग हैं? प्लीहा या स्प्लिन, अस्थिमज्जा, पेयर्स पेचेस, अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स। प्लीहा तथा अस्थिमज्जा प्राथमिक लसिका अंग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक लसिका अंग कौन कौन से हैं, तो प्लीहा तथा अस्थिमज्जा को प्राथमिक लसिका अंग कहा जाता है। छोटी आंत में पाए जाने वाला लसिका अंग कौन सा है? तो पेयर्स पेचेस। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और एक लसिका अंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट का निर्माण या प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण लसिका अंग का भी मुख्य कार्य है। यहाँ कुछ हम क्वेश्चन फॉर्मेट डिस्कशन करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 1 लीटर रक्त के द्वारा कितने ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुँचती है? तो सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 ml पाई जाती है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर पाई जाती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से लगभग ऑक्सीजन जुड़ता है तो 1.34 मिलीलीटर। इस प्रकार 100 मिलीलीटर रुधिर में तो आप 15 से 1.34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 20.10 R20 मिलीलीटर प्राप्त होगा। तो 1 लीटर बराबर 100 मिलीलीटर रुधिर में ऑक्सीजन ऊतक तक जाएगी, यानी कि 1 लीटर में 100 मिलीलीटर रुधिर ऑक्सीजन को ऊतक तक ले जाती है। फिर 100 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ml, और 20 जो कि आया हुआ है 100 मिलीलीटर रुधिर के सापेक्ष, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ml। ml ब्लड यहाँ पे, ये आपका आंसर होगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हम लोग जानते हैं कि 4 ऑक्सीजन अणु का जुड़ना दर्शाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का संवहन होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं का जुड़ना प्रदर्शित करता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का संवहन होता है। 100 मिलीलीटर रुधिर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है, और 100 मिलीलीटर रुधिर में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन संकुचित होता है। सिस्टोल 120 ने 80 को दिया, यानी कि सिस्टोल 120 mm ऑफ EHG एंड डायस्टोल 80 mm ऑफ EHG होती है। ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। डायस्टोल प्रेशर 80 mm ऑफ EHG एंड सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ EHG।
खरगोश के फेफड़े या फाल्टियल होते हैं। ये ट्रिक है। खरगोश का जो चैम्बर है 4 चैम्बर का, 4 राइट और 3 लेफ्ट। खरगोश के फेफड़े 4 राइट टर्म्स में और 3 लेफ्ट टर्म्स में बटे होते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है और इसके नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। तो ऐसे ही लेटेस्ट रिवीजन के लिए बने रहिए एग्ज़ाम टाइम रीलोडेड से और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना सुझाव शेयर करने के लिए कमेंट करिए। थैंक यू।